शुरुआत करते हैं फिक्र के फोकस से। पहला फोकस बट ऑफ कोर्स पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान कबाड़ से भरा एक ट्रक है, भारत चमचमाती मर्सिडीज। अमेरिका पहुंचे असीम मुनीर ने यह तुलना करके भारी बेइज्जती करवा ली है। मुनीर ने भारत को परमाणु धमकी भी दी है, जिस पर उन्हें करारा जवाब मिला है। दूसरा फोकस भारतीय नौसेना पर। प्रधानमंत्री मोदी ने नेवी से कहा कि हमने आपके मुंह से निवाला छीना है, आपको फिर से मौका मिलेगा। पीएम ने यह बात किस संदर्भ में कही, कब कही, उनके इस बयान से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। और इसके अलावा फिक्र आपकी में पहला वायरल वीडियो विपक्ष के हंगामे का दिखाएंगे। वोट चोरी के आरोप पर विरोध जताते हुए अखिलेश यादव बैरिकेड फांद गए। राहुल प्रियंका को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में पूरे दिन चुनाव आयोग विपक्ष के टारगेट पर रहा। दूसरा वीडियो अमेरिका निर्मित F-35B फाइटर जेट का वायरल है। केरल के बाद इस ब्रिटिश फाइटर जेट ने अब जापान में इमरजेंसी लैंडिंग की है। एक इसका बड़ा अच्छा स्टिल है जिसमें जापान एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट इसके ठीक पीछे दिखाई दे रहा है, लेकिन वो स्टिल है। पहले क्रैश और अब F-35 की आपात लैंडिंग के रिकॉर्ड से पूरी दुनिया में अमेरिका की किरकिरी हो रही है। फिक्र की दो फाइलें भी तैयार हैं। पहली फाइल सुप्रीम कोर्ट की खुलेगी। दिल्ली एनसीआर में आवारा डॉग्स के आतंक पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इन आवारा डॉग्स को 8 हफ्ते में शेल्टर होम बनाकर उसमें भेजने का आदेश सुनाया है। फिक्र की दूसरी फाइल संघ प्रमुख की चिंता वाली खुली। उन्होंने आम लोगों की फिक्र करते हुए सिस्टम पर सवाल उठाया। बोले देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरह से व्यापार बन चुके हैं। ये बुनियादी सुविधाएं हैं, अब आम लोगों की पहुंच से दूर है। शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से, और ये ब्रेकिंग न्यूज बहुत सारे सवालों को लेकर आ रही है। रूस यूक्रेन जंग के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी डेवलपिंग स्टोरी। 15 अगस्त को रूस जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस जाने का ऐलान कर दिया है। रूस में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे, युद्ध विराम को लेकर पुतिन से करेंगे बात। डोनाल्ड ट्रंप रशिया जाएंगे। मुझे याद है डोनाल्ड ट्रंप की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से कई साल पहले पुतिन के साथ आई थी, तो उस वक्त कैलिफोर्निया के गवर्नर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने कहा था कि इनकी घिग्गी क्यों बनी हुई है। जरा प्ले करिए बाइट को, क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। यह बेहद हैरान करने वाली खबर है। डोनाल्ड ट्रंप, मैं चाहूंगा विजय बाइट के शॉट्स को प्ले करिए बगल में। डोनाल्ड ट्रंप रशिया जाएंगे पुतिन से मिलने, और कल ही अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि अब हम यूक्रेन को और हथियार नहीं दे सकते। और कल ही यूरोपियन यूनियन की तरफ से यह कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप वन साइडेड फैसला नहीं कर सकते। उनको यूरोप का, उनको यूक्रेन का हित देखना होगा। डोनाल्ड ट्रंप रशिया जाएंगे, इसके क्या मायने हैं, और डोनाल्ड ट्रंप रशिया क्यों जाएंगे। मुझे याद है वो स्टेटमेंट जो आज से कई साल पहले डोनाल्ड ट्रंप और जब पुतिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे एक साथ, तो बकायदा उस जमाने में कैलिफोर्निया के गवर्नर और कई बार मिस्टर ओलंपियन, बॉडी बिल्डिंग में रह चुके आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की घिग्गी क्यों बनी हुई है, क्या हो जाता है उनको पुतिन के सामने। लेकिन यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप रशिया जाएंगे, यानी स्टीव विटकॉफ उनके दूत के वापस आने के बाद अगर 15 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप रशिया जा रहे हैं, तो यह अपने आप में कई सवालों को जन्म दे रहा है। पीट हेगसेथ, उनके रक्षा मंत्री, उनके ठीक दाईं तरफ खड़े हुए थे जब यह स्टेटमेंट दे रहे थे। यानी पेंटागन ऑलरेडी कह चुका है कि जो हथियार अमेरिका ने यूक्रेन को दिए हैं, अगर वो रास्ते में भी है तो भी हम वापस ले लेंगे। सीधे चलिए क्या देखते हैं डॉक्टर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, यह देखते हैं। अब ये देखिए ये खबर के मायने क्या है, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको बताना चाहेंगे। जानने वाली बात है, जो डोनाल्ड ट्रंप आर्मेनिया अजरबैजान को संधि कराने के लिए व्हाइट हाउस बुलाते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुलाते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की से नाराज होने के बाद रोम में जाकर उनसे मिलते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप अभी तक एक भी बार यूक्रेन नहीं गए हैं अपने सेकंड टर्म में, वो डोनाल्ड ट्रंप आखिर कैसे रशिया जाएंगे। अंबासिडर अशोक सज्जनार सर हमारे साथ हैं और वो इस वक्त हमारे साथ बाहर से हैं, यूरोप से जुड़े हुए हैं। सर पहले तो थैंक यू वेरी मच आपके लिए इतने शॉर्ट कॉल में आप हमारे साथ आए। आई एम ग्रेटफुल टू यू सर। सर मुझे ये बात बहुत ही
बहुत ही हैरान कर रही है। आई एम स्टन्ड जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो पुतिन से मिलने यूरोप जाएंगे। इसका मतलब है इट्स एन एब्सोल्यूट सबमिशन, क्योंकि वो कोई न्यूट्रल जगह नहीं मिल रहे हैं। कई सारी जगह थी, मैं समझ सकता हूं उनके रीजंस कुछ भी होंगे, लेकिन वो रशिया जाएंगे ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। जी बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, उन्होंने जब अनाउंस किया था कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से फ्राइडे को उन्होंने शायद अनाउंस किया था, जो हम मिलेंगे राष्ट्रपति पुतिन से, मैं मिलूंगा और ग्रेट अलास्का में मिलेगा, ग्रेट स्टेट ऑफ अलास्का में हम मिलेंगे। और तब आपको मालूम होगा जो वहां से जो दिमित्री पेस्कोव हैं, जो उनके लीडर, उनके जो एडवाइजर हैं राष्ट्रपति पुतिन के, उन्होंने कहा जो रूस में मिलना बिल्कुल नेचुरल है। तो उनकी तरफ से पेशकश जो आई वो थी रूस में मिलने की। तो अभी मुझे पूरी तरह से नहीं मालूम है जो ये 15 तारीख को जो मुलाकात होने वाली है वो अलास्का में होने वाली है या रूस में होने वाली है, परंतु अगर हम वेन्यू को छोड़ भी दें सर, लेकिन ट्रंप खुद तो कह रहे हैं कि वो रशिया में मिलेंगे। अच्छा, ये अनाउंस हो गया। जी 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 जी। मैं अभी यहाँ पर बिजी इन माय ओन, आप शायद लंदन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, इसीलिए जी 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 सर अभी ट्रंप का हमने बाइट दिखाया है और ट्रंप ने कहा है कि आई एम गोइंग टू मीट पुतिन इन रशिया। ट्रंप ने ये कहा इन रशिया। ओके ओके, सो देन आई टेक द पॉइंट, क्योंकि पहले जो उन्होंने अनाउंस किया था अपने ट्रूथ सोशल पर, जो उन्होंने लिखा था पहले, वो ये लिखा था जो हम ग्रेट स्टेट ऑफ अलास्का में मिलने वाले हैं। और अब ऑब्वियसली वो चेंज हो गए हैं। ही हैज अगेन सकम्ड टू द रशियन प्रेशर देयर, उनके जो दबाव में है वो आ गए हैं और उन्होंने अपना जो पहला मत था जो हम वहां पर मिलने वाले हैं उसको उन्होंने बदल दिया है। अशोक सर, आप परंतु इतने देखिए सीनियर इससे एक डिप्लोमेट और हैं। चीज, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा सर, मुझे प्लीज एक बात बताइए। आई एम सॉरी, आई एम क्रॉसिंग द लाइन टुडे। सर, ये डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन के सामने हो क्या जाता है? ही इज ऑलवेज इन अ वेरी सबमिशन मोड। जी बिल्कुल, बहुत ही सबमिसिव मोड में रहते हैं। और आपने देखा होगा जो इनकी जो पहला डिस्पेंसेशन था ट्रंप 1.0 2017 से लेकर 2021 तक, तो तब भी लोग तो ये कहते थे जो कुछ उनके हाथ में है, रूस के हाथ में है, राष्ट्रपति पुतिन के हाथ में है। जब वो एज बिजनेसमैन वहां पर गए थे तो उनके कुछ ऐसे वीडियो होंगे जो कि वो रशियंस के उसमें हैं। अब इसमें कितना तथ्य है, कितना फैक्ट है, कितना स्पेकुलेशन है, ये कहना मुश्किल होगा, परंतु आपका कहना ठीक है। जो जब पुतिन के सामने आते हैं तो बड़े ही सबमिसिव हो जाते हैं। You're right. परंतु एक बात अगर आप मुझे और इजाजत दें Please, तो निशांत, मैं कहूंगा जो एक और चीज में वो ऐसा लगता है बहुत ही डेस्परेट हैं आजकल। You're right. बहुत डेस्परेट हैं। You're right. और वो है जो किसी ना किसी प्रकार का, अभी मैंने जब आपके अभी शो पर आ रहा था तो मैंने सुना आपने अनाउंस किया जो अजरबैजान और आर्मीनिया के लीडर्स को, निकोलाई पाशनियान को और अलियेव को, उन्होंने बुलाकर वहां पर दस्तखत किए हैं। मैं समझता हूं ये बहुत ही मेरे शो के संधि है दोनों नेताओं के बीच में। शो के सीनियर जो प्रोड्यूसर हैं उनका ये कहना है, सिद्धार्थ त्रिपाठी, जब मैं शो में आ रहा था तो उन्होंने कहा था निशांत ये जरूर पूछना कि क्या ये नोबेल वाला ट्रिप है। ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये नोबेल वाला ट्रिप हो सकता है। अशोक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन इस खबर से निकलने से पहले आपको एक बात बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ना तो टर्की में, ना यूएई में, ना ही किसी नेटो कंट्री में एक वेन्यू के तौर पर तैयार हो सकते थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे सारा क्रेडिट सिर्फ उन्हें मिले। इसलिए ये न्यूट्रल जगह पर अगर वो जाएंगे तो क्रेडिट उन कंट्रीज को भी मिल सकता है, वो ये कभी नहीं चाहेंगे। तो उन्होंने अच्छा फैसला कर लिया है, सीधे रशिया ही चले जाओ। अब बात करते हैं उनकी जो इस वक्त अमेरिका चले गए हैं और अमेरिका में जाके कबाड़ वाले ट्रक की सिमिलैरिटी दे रहे हैं अपने मुल्क को लेकर और ट्रोल हो रहे हैं। पाकिस्तान की बात, ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से हारे फेल्ड मार्शल असीम मुनीर अब डिरेल्ड मार्शल हो गए और इसी का एक उदाहरण उन्होंने अमेरिका में जाकर दिया। लेकिन पहले आप टीवी स्क्रीन पर दो प्रतीकात्मक सिंबॉलिक तस्वीरें देखिए। भारत एक चमचमाती कार की तरह है जो विकास के हाईवे पर 120 की स्पीड से फर्राटा भर रही है। भारत की तरक्की का बखान पूरी दुनिया में हो रहा है। बेसिकली मर्सिडीज कार और फरारी की स्पीड, पता नहीं क्या क्या संज्ञा दी गई थी, मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरी ओर कबाड़ से भरा पुराने जमाने का खटारा ट्रक। ये आपको यहां पर हमारा जो कूड़ा वाला एक एनसीआर में एक है
टीला वहां पर कई दिखेंगे। उस ट्रक पर पड़ोसी देश पाकिस्तान का झंडा लगा है। विकास के हाईवे पर के किनारे खड़ा यह खटारा ट्रक पंक्चर होकर धूल खा रहा है। कबाड़ पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। वैसे हम नहीं बल्कि खुद डिरेल्ड मार्शल असीम मुनीर ने अमेरिका पहुंचकर माना है भारत एक मर्सिडीज कार है और पाकिस्तान कबाड़ से भरा एक डंपिंग ट्रक है। मतलब सोच कर देखिए कि पाकिस्तान के अवाम को कैसा जनरल मिला है जो विदेशी धरती पर अपने ही मुल्क की भारी बेइज्जती कर रहा है। मजे की बात यह है कि मुनीर ये सच्चाई भी सीना चौड़ा करके कबूल कर रहे हैं। आप इसे मुनीर के मूर्खता की पराकाष्ठा कह सकते हैं। असीम मुनीर 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका पहुंचे। यहां वो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल कुरिल्ला के रिटायरमेंट समारोह में शामिल हुए। फ्लोरिडा में कार्यक्रम के बाद अमेरिका की कुछ राजनीतिक हस्तियों से भी मिले। मुनीर ने फ्लोरिडा के टेम्पा शहर में पाकिस्तानी प्रवासियों से खास ब्लैक टाई डिनर में मुलाकात की। ब्लैक टाई डिनर एक औपचारिक सोशल पार्टी होती है। इसमें मेजबान मेहमानों से अपेक्षा की जाती है कि वो सभी गेस्ट ब्लैक टाई ड्रेस कोड का पालन करें। इसीलिए वर्दी में रहने वाले मुनीर भी ब्लैक टाई में नजर आए और इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुनीर ने परमाणु हमले की धमकी दे दी और इसी भारत से तुलना करने के चक्कर में अपने देश को कबाड़ ट्रक कह डाला। मुनीर की 3 बातों पर जरा ध्यान देना जरूरी है। पहली बात, हम सिंधु नदी पर भारत के बांध बनने का इंतजार करेंगे। जब भारत ऐसा करेगा तो हम उस बांध को 10 मिसाइलों से तबाह कर देंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया था। इसी के बाद से पाकिस्तान आज तक भारत की इस वाटर स्ट्राइक से परेशान है। मुनीर ने दूसरी बात यह कही कि हम एक परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। अगर हमें लगेगा कि हम डूब रहे हैं तो हम अपने साथ आधी दुनिया को डुबो देंगे। मुनीर को आप पाकिस्तान का शेख चिल्ली भी कह सकते हैं, जो बड़ी बड़ी डींगे मारने का चैंपियन है लेकिन अंदर से डरपोक और कायर जनरल है। और तीसरी बात, मर्सिडीज वाली कही। मुनीर ने माना कि भारत हाईवे पर फरारी की तरह चमकती हुई मर्सिडीज है। फरारी की तरह मर्सिडीज है। अब भगवान बचाए इनकी ऑटोमोबाइल नॉलेज को, खैर। लेकिन हम बजरी से भरा हुआ एक डंपिंग ट्रक है। अगर ट्रक कार से टकराता है तो सोचिए नुकसान किसका होगा। इतना तो साफ है कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर ऑपरेशन सिंदूर में पिटाई से अब तक नहीं उभरे और अब तो मुनीर ने डिप्लोमेटिक एटिकेट्स को भी अपने कबाड़ के ट्रक में लोड कर दिया है और अमेरिका की धरती से भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। यह बात भारत के लिए ज्यादा चिंता वाली है क्योंकि अमेरिका भारत का मित्र देश है। ऐसे में भारत ने मुनीर के साथ साथ अमेरिका को भी बयान जारी करके करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, आपको देखना चाहिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिकी दौरे पर जो बयान दिया है उस पर हमारा ध्यान गया है। परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान पर गौर करके निष्कर्ष निकाल सकता है। पाकिस्तान न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। यह भी खेदजनक है कि इस तरह के बयान एक मैत्रीपूर्ण राष्ट्र की धरती से दिए गए हैं। भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। सुना आपने? अब मुनीर की परमाणु हमले की धमकी के पीछे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जबरदस्त हार है। सिर्फ 80 घंटे में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था और पाकिस्तानी डीजीएमओ ने गिड़गिड़ाते हुए सीजफायर की भारत से गुजारिश की थी। मुनीर इस सच से न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर ध्यान भटकाना चाहते हैं। भारत का पहले से ही स्टैंड क्लियर है। पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। गोली का जवाब गोलों से दिया जाएगा। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को हमने झूठा साबित कर दिया। भारत ने सिद्ध कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगा और न ही ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने भारत झुकेगा। वैसे मुनीर ने बोला तो सच है कि पाकिस्तान एक कबाड़ का डंपिंग ट्रक है और भारत एक चमचमाती मर्सिडीज कार। उनके इस बयान को सच्चाई के लेंस से भी देखना जरूरी है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की इकोनॉमी $4.19 ट्रिलियन है, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी 37
ट्रिलियन डॉलर है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 10 गुना से अधिक बड़ी है। व्यापार की बात करें तो भारत का कुल आयात निर्यात मिलाकर 1736 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान का आयात निर्यात 92 अरब डॉलर है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर का है, जबकि पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 15 अरब डॉलर ही है, वो भी उसने किसी तरह से मांग कर जुटाए हैं। रक्षा बजट की बात करें तो भारत का रक्षा बजट 86 अरब डॉलर का है, पाकिस्तान का सिर्फ 10 अरब डॉलर का है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मेडिकल साइंस हो या फिर स्पेस साइंस हो, भारत से पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। अंतरिक्ष में इसरो चंद्रयान पहुंचा रहा है, मंगल मिशन की तैयारी कर रहा है, हम सूरज के करीब पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान आज भी चांद पर जाने के लिए चीन के भरोसे है। कई बात परमाणु हथियारों की, जिसके बिना पर मुनीर ने भारत को अमेरिका की धरती से धमकी दी है, तो उन्हें जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान के पास कुल 170 परमाणु बम हैं, जबकि सीप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास 180 से ज्यादा परमाणु बम है। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया भर से कर्ज मांग रहा है और भारत, यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, हर कंट्रीज के साथ एक अलग फॉरेन ट्रेड टाई अप कर रहा है। पाकिस्तान के भिखारी अलग मुल्कों से भगाए जा रहे हैं, गधे बेचकर पैसे कमा रहा है और भारत दुनिया में नॉलेज सेंटर के तौर पर देखा जाता है। अब देखिए पाकिस्तान के पत्रकार क्या कह रहे हैं। मुनीर की परमाणु धमकी पर भारत सरकार के साथ साथ दूसरे दलों के नेताओं ने भी एक सुर में कहा है कि भारत पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा। मुनीर सच्चाई से दूर है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सरकार और सेना ने 4 दिन में घुटने टेक दिए थे। किसी भी देश का आर्मी चीफ बाहर जाके बयान देता है, ये बड़ा बेबुनियाद है। ये पाकिस्तान की गणतंत्र की एक तरह से अराजकता को दर्शाता है कि न तो वहाँ के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, वहाँ का पाकिस्तान चीफ जाके बार बार बात कर रहा है। इससे एक ही चीज़ सिद्ध होती है कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं और उसके जो आर्मी चीफ है उसमें मिली भगत है। देखिए, मुनीर फौजी आदमी, फौज की भाषा बोलता है, वो सच्चाई से बहुत दूर है। 4 दिन में तो घुटने टेक दिए थे। पाकिस्तान का जर्रा जर्रा हिंदुस्तान की सेना के निशाने पर आ गया था। आप आधी दुनिया तबाह करोगे। हमें अपने भारत के जवानों पर, रणबांकुरों पर, सेना पर गर्व है। वो हमें पूरी सुरक्षा देने में समर्थ। अपने देश के लोगों को खुश करने के लिए इसी तरह की वो बातें कर रहे। उनके देश में बहुत गरीबी चल रही है, बहुत अनबन चल रही है और इससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इसी तरह की बातें करते हैं। उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमारी कंट्री बहुत स्ट्रांग है और बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान का सेना प्रधान जो है एक गुंडा ऐसा बात करते हैं और है भी वो गुंडा, एक टेररिस्ट है। उनसे और क्या आशा कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बाद असीम मुनीर का मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ गया है, इसीलिए वो अब डिरेल्ड मार्शल असीम मुनीर हो गए। लेकिन मुनीर के लिए अब भी वक्त है, संभल जाएं। प्रधानमंत्री मोदी और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी दोनों की चेतावनी ध्यान से सुने। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है, हमारी तैयारी पूरी है। पीएम मोदी ने नौसेना से कहा कि हमने आपके मुंह से निवाला छीना है, आपको फिर से मौका मिलेगा। पीएम मोदी ने नौसेना से यह बातें किस समय कहीं, उसके केंद्र में पाकिस्तान कैसे है, आपको यह बड़ी बात जाननी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान में सैन्य संघर्ष 4 दिनों तक चला। 10 मई को दोनों देशों में युद्ध रोकने पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसी दिन सुबह पीएम आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी शामिल हुए थे। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने नौसेना प्रमुख से कहा था कि हमने आपके मुंह से निवाला छीना है, आपको फिर से मौका मिलेगा। खबरें कि इंडियन नेवी उस समय अरब सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के साथ रेडी थी। नेवी के कई जंगी जहाज आधुनिक हथियारों से लैस पाकिस्तान पर हमले का इंतजार कर रहे थे। कराची पोर्ट पर हमले की योजना बना ली गई थी, लेकिन नौसेना को ऐन वक्त पर रोक दिया गया था। अब पता चला है कि पीएम मोदी ने खुद नेवी को आगे मौका मिलने की बात कही थी। मुनीर को समझना चाहिए
कि नेवी को मौका मिला तो कराची का क्या हश्र होगा। आप जरा गूगल करिए, इंडियन नेवी चीफ ने उस वक्त क्या कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुनीर को वो भी देखना चाहिए। नेवी आज भी हमले के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना आज से अरब सागर में युद्धाभ्यास करेगी। यह ड्रिल 2 दिन तक चलेगी। भारतीय नौसेना ने इसका ऐलान पहले ही कर दिया था। इंडियन नेवी के ड्रिल से घबराए पाकिस्तान ने भी इस समय अरब सागर में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। दोनों देशों ने अरब सागर में अपनी अपनी सीमाओं में ड्रिल के लिए नोटिस टू एयरमैन यानी नोटैम जारी किया हुआ है। वहीं इंडियन आर्मी की बात करें तो दुश्मन के खिलाफ उसकी तैयारी कैसी है, तो यह जानकारी सेना प्रमुख के ताजा बयान से मिली है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी IIT मद्रास गए थे। ध्यान से देखिएगा, वहां एक कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए उन्होंने जल्द ही नया युद्ध छिड़ने की आशंका जताई। कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया था। 23 अप्रैल की बैठक में रक्षा मंत्री ने पहली बार कहा था कि अब बहुत हुआ। इसके बाद सेना को फ्री हैंड दिया गया, जो करना है आप तय करें। हमने 9 में से 7 आतंकी ठिकाने तबाह किए, कई आतंकियों का अंत किया। इसके बाद पाकिस्तान को दुस्साहस करने पर मुंह तोड़ जवाब दिया। अगली बार यह खतरा कहीं ज्यादा हो सकता है। अगला युद्ध जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं जल्द हो सकता है। हमें उसके अनुसार तैयारी करनी होगी। ये लड़ाई मिलकर लड़नी होगी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह भी कहा कि अगली बार दुश्मन अकेले नहीं आएगा, वो किसी देश के समर्थन से चैलेंज देगा। हमें उसके लिए भी तैयार रहना होगा। Which are the principal players in this complete thing? The terrorist groups, Hamas, LET, now TRF, now some more names which are coming up. They will be permanent part, at least the India is concerned. Of course, the Guardian Force is concerned. This is the invisible, if I can say that, the non-kinetic handlers. And this is where you all come into play in a big way. Because today war has 4 quadrants. I will not have time to explain the 4 quadrants. But the non-kinetic quadrant is something which you can start today. And the next war which we are looking at, it may happen soon. And we have to prepare accordingly, as already been brought out by Director, that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। चर्चा उस बिग कंट्रोवर्सी की जिसमें विपक्ष बनाम चुनाव आयोग की लड़ाई है। ये लड़ाई SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और वोट चोरी के आरोपों से जुड़ी है। आज इन मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक मोर्चा खोल दिया। सबसे पहले एक्शन से भरपूर कुछ हाइलाइट्स आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कुछ इस अंदाज में नजर आए। 52 साल के अखिलेश यादव पुलिस की बैरिकेडिंग फांदते हुए दिखे। विपक्ष का दल जब संसद से चुनाव आयोग की तरफ बढ़ रहा था तभी दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव रुके नहीं, बल्कि बैरिकेड फांदकर आगे बढ़ गए और फिर धरने पर बैठ गए। अखिलेश की तरह TMC की सांसद महुआ मोइत्रा भी बैरिकेड फांदती नजर आई। आज विपक्ष किसी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो चुनाव आयोग जाना चाहता था जबकि आगे पुलिस खड़ी थी। दिल्ली की उमस भरी गर्मी में महुआ मोइत्रा की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई। महुआ मोइत्रा और कांग्रेस सांसद संजना जाटव अचानक बेहोश हो गई। महुआ मोइत्रा को संजय राउत और राहुल गांधी संभालते नजर आए। हिरासत में लिए जाने के बाद बस के अंदर भी महुआ मोइत्रा को किसी तरह राहत देने की कोशिश चल रही थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान TMC की सांसद मिताली बाग भी बेहोश हो गई। उन्हें कुछ सांसदों ने संभाला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी तुरंत पहुंचे, उनकी मदद की और गाड़ी तक पहुंचाया। सांसद मिताली बाग अब ठीक है। विपक्ष का चुनाव आयोग तक मार्च का प्लान पहले से फिक्स था। लोकसभा और राज्यसभा के करीब 300 सांसद इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इसकी शुरुआत संसद के मकर द्वार से हुई। इसी पॉइंट पर इंडिया गठबंधन के सभी सांसद एकजुट हुए। राहुल गांधी के ठीक बगल में प्रियंका गांधी खड़ी थीं। सबके इकट्ठा होने के बाद यह मार्च शुरू हुआ। सांसदों के हाथों में वोट बचाओ के बैनर थे। वो संसद से निकले ही थे, उन्हें परिवहन भवन के पास बैरिकेडिंग का सामना करना पड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस का कहना था कि मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है। इस पर राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल की पुलिस से बहस हुई, लेकिन इजाजत नहीं मिली। आज के प्रदर्शन में महिला सांसदों की मेहनत में भी कोई कमी नहीं थी। प्रियंका गांधी और डिंपल यादव समेत कई सांसदों ने वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए। कायर है के नारे लगे। प्रियंका आज अपने हाथों में संविधान की कॉपी लहराते हुए नारेबाजी करती दिखी। सड़क से लेकर हिरासत तक वो नारे लगाती रही। हालांकि नारेबाजी और हंगामे के बीच पुलिस ने राहुल और प्रियंका समेत
प्रदर्शनकारी सांसदों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए सभी सांसदों को संसद मार्ग पुलिस थाने ले जाया गया। थाने के अंदर की भी तस्वीरें आई हैं। इंडिया ब्लॉक के सभी नेता एक जगह पर बैठे दिखाई दिए। राहुल, प्रियंका उनसे लगातार कुछ बात कर रहे थे। थाने में कुछ देर तक रखने के बाद सभी सांसदों को छोड़ दिया गया। संसद मार्ग पर हुई इस हाई वोल्टेज राजनीति पर एक वीडियो रिपोर्ट। डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन के साथ सरकार पर तीखा हमला भी किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह राजनीतिक नहीं, संविधान बचाने की लड़ाई है। इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया कि एक व्यक्ति की मूर्खता और एक परिवार की वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने उपचुनाव में हुई लूट की जानकारी दी है, सरकार सभी डीएम को सस्पेंड करे। विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये चुनाव आयोग को ध्वस्त करने के लिए कहते हैं। विरोध प्रदर्शन की सियासत के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए आज एक डायलॉग ट्रेंड कर रहा है, मैं साइन नहीं करूंगा। असल में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से उनके आरोपों को लेकर हलफनामा मांगा है और नोटिस दिया है। इसी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि क्यों साइन करें, डेटा चुनाव आयोग का है, उनका नहीं, तो फिर क्यों साइन करें। चुनाव आयोग ने आज 30 सांसदों को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन पूरा विपक्ष निकल पड़ा और फिर संसद के पास यह हंगामा देखने को मिला। वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी विपक्ष को एक बैनर तले लाने में और उनमें नई जान फूंकने में कामयाब होते दिखे। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कमिश्नर का रूम में है, 150 लोग घुसेंगे क्या? ये कैसे बातें करते हैं? बोलते कि सबको जाना है। इलेक्शन कमीशन ने इतने अच्छे तरीके से 30 लोगों को बुलाया, प्रतिनिधि बात करेंगे। अब ये कांग्रेस वाले, ये इंडी गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है और कहते कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी नहीं कर सकते इनके ऊपर में। इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन को अटैक करते हैं, पार्लियामेंट को विश्वास नहीं करते हैं। हमारा देश के जितना जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको प्रहार करते हैं। हमने 18,000 वोट डिलीटेड वाले दिए हैं। पूरे बाई इलेक्शन में जो लूट हुई है उसकी जानकारी दी है। जहां जहां बाई इलेक्शन हुए थे उन तमाम जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दे सरकार, सस्पेंड कर दे सरकार। मैं पिछले 2-3 दिनों में जो वाद विवाद हुए, विशेष करके मैं भारत की मीडिया को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने फैक्ट चेक कर करके लगभग सभी टीवी चैनल्स ने राहुल गांधी जी की एक एक झूठ को प्रमाण आधारित बेनकाब किया है। चुनाव आयोग ने एक संवैधानिक व्यवस्था, निष्पक्ष व्यवस्था के नाते जब इनको सही बात बताती है तो वे चुनाव आयोग को भी ध्वस्त करने के लिए कहते हैं। जाने का उनका अधिकार है, उनके मांग में कोई दम है क्या? आप मुझे बताइए तो। चुनाव आयोग ने बार बार कहा, अभी तक बिहार में एक व्यक्ति ने आपत्ति नहीं दी है, पार्टी ने नहीं दी है। That is my only request, that the Election Commission should take the questions and address them, rather than insisting on formalities. फिक्र में अब दिल्ली एनसीआर के डॉग लवर्स को कष्ट देने वाली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आज एक ऐसा आदेश दिया जिससे डॉग लवर्स काफी दुखी होंगे और नाराज भी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को तत्काल सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू करने का निर्देश दिया है। जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस महादेवन की बेंच ने यह भी कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की भावनाओं को जगह नहीं दी जाएगी और आम जनता की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने अपने फैसले में 5 बड़ी बातें कही हैं। पहली बड़ी बात यह है कि दिल्ली एनसीआर के सारे आवारा कुत्ते पकड़कर शेल्टर होम में डाले जाएं। यदि कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को पकड़ने में रुकावट डालता है तो सख्त कार्रवाई होगी।
कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या कथित पशु प्रेमी उन बच्चों को वापस ला पाएंगे जो रेबीज के शिकार हो गए। शहर और बाहरी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त करना सबसे पहला और प्रमुख काम है। 8 हफ्तों के अंदर करीब 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाए जाएं। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट आज आवारा कुत्तों और डॉग लवर्स पर काफी सख्त था। कोर्ट ने यह भी कहा कुत्तों के काटने की शिकायतें तुरंत दर्ज की जाएं और शिकायत मिलने के 4 घंटे के अंदर उस कुत्ते को पकड़ लिया जाए। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि लोग आवारा कुत्तों के काटने के डर के बिना घूम सकें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के अधिकारियों को भी यही निर्देश दिए हैं और कहा है कि 8 हफ्तों में डॉग शेल्टर बनाएं और रिपोर्ट सौंपें। वैसे जिस वक्त जज साहब कुत्तों पर यह आदेश लिख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में एक आवारा कुत्ता बड़े आराम से बिना किसी रोक टोक के खड़ा था। वैसे सिर्फ एक तस्वीर है जो रिकॉर्ड कर ली गई है। पता नहीं ऐसे कितने आवारा कुत्ते सुप्रीम कोर्ट और इसके आसपास के इलाके में अभी भी घूम रहे होंगे। इसमें माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली की जनता को राहत देना। आज ये प्रॉब्लम जिस विकराल रूप धारण करके दिल्ली के सामने खड़ी है, इसमें सरकार की ईमानदारी के साथ में समाधान देना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हमने पूरी योजना बनाते हुए इस समस्या पे काम हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आज का यह आदेश यूं ही नहीं आया है। 2024 में दिल्ली में 44,000 से ज्यादा कुत्तों के काटने के मामले दर्ज किए गए। अगर पूरे देश की बात करें तो पिछले वर्ष कुत्ते काटने के करीब 37 लाख से ज्यादा मामले हुए। महाराष्ट्र में 2024 में 4,85,000 कुत्ते काटने के मामले दर्ज किए गए हैं। ये सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। अगर शहरों की बात करें तो दिल्ली के पास नोएडा में 1 जनवरी से 31 मई तक कुत्तों के काटने के करीब 70,000 मामले हैं। दुनिया में रेबीज से मरने वालों की बात करें तो अकेले भारत में यह आंकड़ा 36% है, जिनकी संख्या सालाना 18,000 से 20,000 के बीच में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई डॉग लवर्स नाराज हैं और प्रदर्शन करने के लिए इंडिया गेट पहुंच गए हैं। वो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। आप भी सुनिए कि आखिर ये डॉग लवर्स क्या कह रहे हैं। इसको वही रहने दें, स्टेरिलाइज करें, एबीसी प्रोग्राम फॉलो करें या ना कि उठा के कहीं बंद कर दें। स्टे ऑर्डर चाहिए हमें और कुछ नहीं है, कुछ नहीं मांगा। अभी तो केसेस है, एनिमल क्रुएल्टी भी तो फैल रही है। वो भी केसेस में लाती हूँ ना, वो भी देखिए ना, फिर वो तो कितने होते हैं वो तो कोई नहीं देखता। शेल्टर होम पिंजरा है, आप एक भी शेल्टर होम में जाके देखिए, 2-2 दिन तक खाना नहीं मिलता है उनको, मारा जाता है, करंट दिया जाता है ताकि वो चुपचाप बेजुबान ऐसे बैठे रहे डर के कांप के। नहीं, उनको भी ये धरती उनको मिली है, उनको पिंजरा नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 8 हफ्ते में जो सरकार इंडिपेंडेंस से लेके आज तक एबीसी नहीं फॉलो कर पाई, वैक्सीनेशन नहीं कर पाई, वो 8 हफ्ते में पूरे दिल्ली के पूरे एनसीआर के डॉगीज को कहाँ रखेगी और सफर डॉग्स करेंगे। बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। इट्स नॉट जस्ट कि आप एक रूलिंग पास करके 3 लाख डॉग्स को आप कहाँ डालोगे। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ऐसा कि आप उनको लेके जाके कहीं बंद कर दो। एंड एवरीबडी हैज द फ्रीडम टू लिव हाउ इट इज, एवरी क्रीचर ऑन दिस प्लैनेट। अब आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। फतेहपुर में आज हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारी खूब भड़की है। इसकी गर्मी से सियासत का तापमान भी बढ़ गया है। नवाब अब्दुल समद का मकबरा या ऐतिहासिक महादेव मंदिर, ये वो सवाल हैं जिसकी वजह से आज फतेहपुर में टेंशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज इसी दावे के बाद हिंदू संगठनों के लोगों ने मकबरे पर धावा बोल दिया है और भगवा ध्वज लहराकर ये मांग कर दी है कि उन्हें शिव मंदिर के अंदर पूजा का अधिकार दिया जाए। हिंदू संगठनों का दावा है कि इस मकबरे को शिव मंदिर को तोड़कर बनाया गया है और उन्हें अपना मंदिर किसी भी हाल में वापस चाहिए। और इसी मांग के साथ फतेहपुर के अब्दुल समद मकबरे पर जबरदस्त बवाल हुआ है। एक तरफ हिंदू संगठन के लोग आ गए हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय की भीड़ थी और पुलिस के हाथ पांव फूले हुए थे। लेकिन पहले देखिए मकबरे में शिव मंदिर वाले जो सवाल ट्रेंड कर रहे हैं वो क्या है। क्या नवाब अब्दुल समद का मकबरा असल में भगवान महादेव का मंदिर है? क्या फतेहपुर के मकबरे में अब्दुल समद की मजार शिव मंदिर को तोड़कर बनाई गई है? क्या वाकई में नवाब अब्दुल समद के मकबरे में महादेव के निशान हैं जैसा दावा किया गया है? आखिर मजार में शिव मंदिर वाली सच्चाई है या सारे दावे सिर्फ हवा हवाई हैं? दरअसल एक दिन पहले हिंदू संगठनों ने डीएम से इस मकबरे में पूजा की इजाजत मांगी थी। हालांकि इजाजत तो नहीं मिली, लेकिन मकबरे के पास बैरिकेडिंग करके पुलिस जरूर तैनात कर दी गई है। लेकिन आज अचानक फतेहपुर में इसी अब्दुल समद के मकबरे पर बड़ा धर्मक्लेश शुरू हो गया। बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग मकबरे पर
भगवा ध्वज लेकर पहुंच गए और धावा बोल दिया। हिंदू संगठन के लोगों ने मकबरे के अंदर घुसकर मजार को तोड़ने की कोशिश की। हिंदू संगठनों के लोगों ने मकबरे पर भगवा झंडा लहराया और नारे लगाए। हिंदू संगठनों का दावा है कि शिव मंदिर को तोड़कर मकबरा बनाया गया है, इसीलिए आज पुलिस के साथ हिंदू संगठनों के सदस्यों की झड़प भी हुई। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और दावा है कि हालात कंट्रोल में है। अब फतेहपुर के मकबरे में मजार है या महादेव का मंदिर, इसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष का तर्क क्या है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मकबरे में अब्दुल समद की मजार है, जबकि हिंदू पक्ष का तर्क है कि मकबरे के अंदर शिवलिंग मौजूद है। मुस्लिम पक्ष के अनुसार मकबरा कम से कम 200 साल पुराना है, वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि मकबरा 1000 साल पुराना शिव मंदिर तोड़कर बनाया गया है। मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि अकबर के पोते ने यह मकबरा बनवाया था, जबकि हिंदू संगठन के अनुसार मकबरे के गुंबद पर त्रिशूल और हिंदू धार्मिक चिन्ह बने हुए हैं। मुस्लिम पक्षों का आरोप है कि मकबरे के साथ पहले भी छेड़छाड़ की गई, वहीं हिंदू पक्ष के मुताबिक शिव मंदिर को तोड़कर मकबरा बनाया गया है और यही अंतिम सत्य है। आज इसी वजह से हिंदू संगठन के लोगों ने मकबरे पर धावा बोल दिया और कई घंटे तक धर्मयुद्ध चलता रहा। हम आपको इस पर एक रिपोर्टर रील भी दिखाते हैं। हिंदू संगठन के लोग इस मजार पर चढ़कर और यहाँ पर धार्मिक झंडे भी फहरा दिए, जिसके बाद यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दोनों पक्ष के लोग आमने सामने हो गए, क्योंकि ये जो भी होगा, ये मंदिर हो या मस्जिद हो, उसका न्यायालय पालन किया जाएगा। ये भी करेंगे, हम भी करेंगे। ना हम लड़ना चाहते हैं, ना ये लड़ना चाहते हैं। हाँ, मंदिर का स्वरूप है, उस स्वरूप को उन लोगों ने बिगाड़ने का काम किया है, मस्जिद का स्वरूप देने का काम किया है। बैठक में भी उन लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं, हाँ वो मंदिर है, और जब है तो पूजा अर्चना से क्यों रोका जा रहा है। बीच में 20 शिवालय जहाँ पे मज़ारें बना रखी हैं, आज कल के उस समय पे वहाँ पे शिवलिंग स्थापित था। मकबरा जो है ये 500 साल पुराना है और ये इसका यही इतिहास है। वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, 10 साल में बन के तैयार हुआ, अकबर के पोते ने बनवाया है। उनको आशंका थी और कुछ अफवाहें, कुछ लोग असामाजिक तत्व फैला रहे थे, लेकिन जब वो वहाँ पे आए तो उनको सारी बात समझाई गई, बताई गई, तो वो संतुष्ट हो गए। फिर उनसे बात करके उनको आश्वासन दिया गया कि कानून व्यवस्था को पूरा सुचारू रूप से चलाया जाएगा और कुछ भी अवैध या अवैधानिक चीज़ नहीं होगी। करीब 10 थानों की फोर्स यहाँ तैनात है, थानाध्यक्ष लगे हुए हैं, एक कंपनी पीएससी लगी हुई है, एडिशनल साहब हैं, सीओज हैं, बाकी मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, सभी लोग यहाँ पे ड्यूटियाँ लगी हुई। स्थिति फिलहाल हाँ, स्थिति एकदम ठीक है, आप लोग खुद देख सकते हैं। बीजेपी के लोग हैं, ये ट्रेंड लोग, वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो अंग्रेज जैसे काम करते थे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी का परिणाम ये है कि जानबूझकर के लोगों को नफरत फैलाने के लिए भेज रहे हैं। हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, लेकिन कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं। और फिक्र में बात अमेरिका के उस हाई प्रोफाइल हथियार की जिसकी हवा निकलने लगी है। अब दुनिया भर में टैरिफ के तीर लगाने वाले ट्रंप को अपने बेहद महंगे फाइटर जेट F-35 की भी फिक्र करने लेनी चाहिए, जिसकी आज दूसरी बार इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। जापान के कागोशिमा एयरपोर्ट पर जब इसकी आपात लैंडिंग हुई तो इसके साथ ही ट्रंप के उन दावों के भी पर खच्चे उड़ गए जिसमें वो कहते थे कि अमेरिका के पास सबसे शानदार हथियार है। ट्रंप अपने इस फाइटर जेट का दुनिया भर में गुणगान करते हैं, नेटो समेत दूसरे देशों पर इसे खरीदने का दबाव डालते हैं, इसका जमकर प्रचार करते हैं। लेकिन एक फाइटर जेट कितना खटारा हो सकता है, इसका प्रतिमान अमेरिका ने F-35B के रूप में देखा है। देखते रहिए। ब्रिटिश रॉयल नेवी के इस्तेमाल में आ रहे F-35B फाइटर जेट में खराबी का यह दूसरा मामला है। इससे पहले 14 जून को ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया जा रहे एक F-35B फाइटर जेट की भारत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। इसी विमान को केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर उतारा गया था। बड़ी बात यह है कि यह विमान केरल के एयरपोर्ट पर 37 दिन तक खड़ा रहा। इसे बनाने में अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरॉप ग्रम्मन और पैट विटनी जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। वहां के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी भारत आए, लेकिन फिर भी विमान को ठीक होने में 37 दिनों का वक्त लगा। अब F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग जापान में की गई है। अमेरिकी एयरफोर्स के विमान में आई खराबी का यह पहला मामला नहीं है। वर्ष 2022 में अमेरिका में ऐसा कुछ हुआ था जिससे अमेरिकी फाइटर जेट बनाने वाली कंपनियों के लिए बुरा सपना कहा जाता है। 2022 में अमेरिका ने अपने सभी 20 B-2 बॉम्बर की फ्लीट को हटा दिया था। अमेरिका ने इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सभी B-2 बॉम्बर्स को ग्राउंड कर दिया था। कुछ महीने के इंस्पेक्शन के बाद अमेरिकी बॉम्बर्स ऑपरेट हुए। सिर्फ अमेरिकी बॉम्बर ही नहीं बल्कि F-35 में भी खराबी आई थी।
अमेरिका ने 2022 में 90 दिनों के लिए F-35 का ऑपरेशन बंद कर दिया था। इजेक्शन सीट में खराबी से F-35 फ्लीट को ग्राउंड कर दिया गया था। अमेरिका में करीब 300 F-35 फाइटर जेट्स में खामियां पाई गई थी और अब लगातार 2 बार F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग से अमेरिकी साख पर सवाल उठने लगे। लगातार टैरिफ पर ध्यान देने वाले अमेरिका को थोड़ा ध्यान अपने विमानों की क्वालिटी पर भी लगा लेना चाहिए। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन अमेरिकी लड़ाकू विमान अमेरिका की कुछ ऑटोमोबाइल कंपनी की तरह हो जाएंगे।